Dear students, hello and welcome to the demo class of CA IPCC Financial Management. Today in the demo class I am going to teach you a chapter Cost of Capital of Financial Management. Okay, so let's start. I paused my video before I took you to my lectures. So now what is cost of capital? I am giving you the introduction. What is cost of capital? Before coming to it, I'll explain you a few concepts related to it. एक कंपनी जो कंपनी होती है वो अपने कैपिटल ऑब्टेन करती है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, मनी चाहिए होती है. सो कंपनी ये मनी बाहर से ऑब्टेन करती है. तो कंपनी ये मनी बाहर से ऑब्टेन करती है. कंपनी के पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जहां से वो मनी ऑब्टेन कर सकती है. और वो ऑप्शंस कौन से होते हैं? तो कंपनी अपने फंड्स रेज कर सकती है डेट से. डेट्स मतलब डिबेंचर्स और या फिर लॉन्ग टर्म लोन, मतलब किसी से सिंपली पैसे उधार लेना इंटरेस्ट पे. अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो डेट क्या होता है? किसी से पैसे उधार लेना इंटरेस्ट पे. ओके. सेकेंड ऑप्शन कंपनी पास क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल. कंपनी अपने फंड्स ऑब्टेन कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करने से. थर्ड ऑप्शन इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करना. ओके. सो जो कंपनी में फंड्स प्रोवाइड करते हैं, जो लोग चाहे डिवेंचर होल्डर्स, डेट होल्डर्स या फिर इक्विटी होल्डर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स, जो भी कंपनी में फंड्स लगाते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं, दे एक्सपेक्ट अ रिटर्न आउट ऑफ इट. वो कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं. ये कंपनी को अपने फंड्स दे रहे हैं, अपने मनी कंपनी को दे रहे हैं, अपनी मनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो कंपनी से कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं. ऑब्वियसली इन फाइनेंशियल टर्म्स वो कंपनी से कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ इन रिटर्न मनी एक्सपेक्ट करते हैं. तो जो ये लोग कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें कुछ रिटर्न मिले, कंपनी को उनको सेटिस्फाई करना होता है, कंपनी को उनको रिटर्न देनी होती है. तो कंपनी उनको जो रिटर्न देती है वो कंपनी के लिए क्या होती है? कंपनी की कॉस्ट. ये लोग कंपनी में फंड्स इन्वेस्ट करते हैं. वाई? बिकॉज दे एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन देयर फंड्स. सो जो ये रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं वो कंपनी के लिए कॉस्ट होती है. कंपनी को इनको रिटर्न देनी पड़ेगी, ये कंपनी के लिए कॉस्ट होती है. ओके. अब ये कितने रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन देयर रिस्क एक्सपोजर. यू माइट हैव हर्ड higher the risk,
हायर इज द रिटर्न। ओके, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होगी फाइनेंस प्रोवाइडर्स की। जो लोग कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका रिस्क जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वो एक्सपेक्ट करेंगे हमें रिटर्न मिले, और कंपनी को उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी कंपनी विल बी एबल टू ऑब्टेन इट्स फंड्स। तभी कंपनी अपने फंड्स रेज कर पाएगी अगर कंपनी इनकी एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करती है। तो जितना ज्यादा इनका रिस्क होगा उतनी ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे और कंपनी को उसे सेटिस्फाई करना होगा, और जितना ज्यादा इनका रिस्क होगा उतना ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, तो उतना ही ज्यादा कंपनी के लिए कॉस्ट होगी। कंपनी को इनकी एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करना होगा, तभी कंपनी को कोई फंड्स देगा। तो जितना ज्यादा वो एक्सपेक्ट करेंगे उतना ज्यादा कंपनी के लिए कॉस्ट होगी। तो जितना ज्यादा जिस सोर्स ऑफ फंड से रिस्क है उतनी ज्यादा उस फंड की कॉस्ट होगी कंपनी के लिए। फाइन। So let's take example of debt। जो कंपनी डेट रेज करती है, कंपनी को मनी प्रोवाइड करते हैं, कंपनी डेट रेज करती है, इससे कंपनी के पास मनी आती है, कंपनी को इनको वापस क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो कंपनी के लिए कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट, प्लस आफ्टर सम टाइम इन केस ऑफ रिडीमेबल डेट कंपनी को उनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी पड़ती है। नाउ डेट कितने टाइप के होते हैं, डेट आर ऑफ टू टाइप्स, रिडीमेबल डेट एंड इररिडीमेबल डेट। ओके, रिडीमेबल डेट कौन से होते हैं, जिसपे कंपनी डेट, सपोज डिवेंचर होल्डर ने कंपनी को मनी दी, कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, तो कंपनी उनको रेगुलरली पर एनम या फिर पर हाफ ईयरली, जैसे भी कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी उसको रेगुलरली इंटरेस्ट देगी। ओके, प्लस कुछ टाइम बाद उनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अपने 10% डिवेंचर इशू करती है, अमाउंट 1 लाख ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने इशू किए 1000 डिवेंचर्स, जिसका इंटरेस्ट रेट क्या है, 10%, पार वैल्यू क्या है, 100 ईच। तो कंपनी ने अपने डिवेंचर इशू किए, तो कंपनी, सपोज लेट से कंपनी ने डिवेंचर इशू किए फॉर 5 इयर्स, तो कंपनी को पर एनम उसको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 10% इंटरेस्ट कितना होगा, 10% ऑफ 1 लाख, 10,000 प्लस कंपनी को आफ्टर 5 इयर्स, क्योंकि डिबेंचर 5 ईयर टर्म पीरियड के लिए इशू किए हैं, सो आफ्टर 5 इयर्स कंपनी को इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी ने रेज किया था 1 लाख रुपीस, आफ्टर 5 इयर्स ये भी वापस करने होंगे, ये भी रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। ये कौन से डिवेंचर्स होते हैं, रिडीमेबल डिवेंचर्स, जिसपे कंपनी को पर एनम या मतलब पर पीरियड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, प्लस जितना उसकी टर्म पीरियड के बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी सारा का सारा रीपे करना होता है, वापस करना होता है। इसको बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। अब रिडीमेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं,
इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसपे कंपनी पर एनम इंटरेस्ट तो पे करती है, पर प्रिंसिपल अमाउंट उसको कभी भी पे नहीं करना पड़ता. I'll give an example. Suppose the company is issuing again 10% debentures. Par value क्या है 100 each. कंपनी ने 1000 डिबेंचर्स इशू किए जिसकी पार वैल्यू 100 each at 10% इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. तो ये इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं. तो कंपनी को क्या करना होगा, इस पे इंटरेस्ट पे करना होगा. इंटरेस्ट कितना पे करना होगा 10% ऑफ 1 लाख. दैट कम्स आउट टू बी 10,000. कंपनी को पर एनम इंटरेस्ट पे करना होगा इस पे. एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 1 लाख रुपीज जो डिबेंचर रेज करने पे कंपनी को मिले, ये कंपनी को कभी भी रीपे नहीं करने पड़ेंगे इन्वेस्टर को. मतलब कंपनी परपीचुअली, मतलब हमेशा हमेशा जब तक कंपनी है तब तक कंपनी को इस पे इंटरेस्ट हमेशा हमेशा पे करना पड़ेगा. लेकिन इस पे प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी कंपनी पे नहीं करेगी. इस पे प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी कंपनी को पे नहीं करना पड़ेगा. दीज आर कॉल्ड इररिडीमेबल डिबेंचर्स. नाउ व्हाट आर इररिडीमेबल डिबेंचर्स ऑन विच कंपनी हैव टू पे इंटरेस्ट पर एनम और पर पीरियड परपीचुअली. इंटरेस्ट हमेशा हमेशा पे करना पड़ेगा. एंड ऑन दिस प्रिंसिपल अमाउंट विल नेवर बी पेड बैक. प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी रीपे नहीं करेगी कंपनी. फाइन. I think now you got it. What are redeemable debentures क्या होते हैं and irredeemable debentures क्या होते हैं. So redeemable debentures वालों को क्या रिस्क होता है. redeemable debentures जो कंपनी को, डिबेंचर होल्डर जो कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, अगर रिडीमेबल है तो उनको रिस्क क्या होता है. उनको रिस्क होता है कि कंपनी कहीं इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट ना कर जाए. कंपनी हमारा इंटरेस्ट ना पे करे, कंपनी के पास इतने पैसे ही ना हो, कंपनी के पास इतने सफिशिएंट फंड्स ही ना हो कि वो हमारा इंटरेस्ट पे कर पाए. वैसे तो कंपनी को डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना ही करना है. कंपनी को डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंपनी इज इन प्रॉफिट्स और कंपनी इनकर्स लॉसेस. चाहे कंपनी को प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कंपनी को डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा. वट एवर द कंडीशन में भी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉसेस में जाए, तो कंपनी को डिबेंचर इंटरेस्ट तब भी पे करना ही करना पड़ेगा. तो उनको फिर भी कम रिस्क होता है कि कंपनी डिबेंचर पे करेगी, डिबेंचर इंटरेस्ट पे करेगी, चाहे कंपनी प्रॉफिट्स में हो चाहे लॉसेस में. लेकिन इनको क्या रिस्क होता है, कहीं कंपनी के पास इतने पैसे ही ना बचे, कंपनी के पास फंड्स ही ना बचे कि कंपनी इंटरेस्ट पे करे, कंपनी डिफॉल्ट कर जाए इंटरेस्ट पे करने में. अगर कंपनी के पास इतने पैसे ही ना हुए, कंपनी लिक्विडेट होगी, तो कंपनी इंटरेस्ट पे कैसे करेगी. तो इनको ये रिस्क होता है कि वो अपने फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन रिटर्न अगर उन्हें इंटरेस्ट ही ना मिले तो उनको नुकसान हो जाएगा. नेक्स्ट उनको फर्स्ट रिस्क होता है कि अगर कंपनी इंटरेस्ट ना पे करे, कंपनी के पास इतने फंड्स ही ना हो कि कंपनी इंटरेस्ट ही ना पे कर पाए, तो हमारी इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगी. सेकेंड रिस्क उनको क्या होता है कि कहीं अगर कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे नहीं कर पाती, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे कि मैंने बताया था 1 लाख के डिबेंचर रेज किए, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है आफ्टर दैट 5 इयर्स, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, कंपनी डिबेंचर इशू करती है 5 इयर्स के लिए, तो आफ्टर दैट पीरियड, ये जस्ट एग्जांपल है, कोई भी अमाउंट कोई भी ईयर हो सकता है. तो अगर कंपनी, इनको रिस्क होता है कंपनी अगर 5 इयर्स बाद इनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी इन्हें रिटर्न ना करे, कंपनी पे ना कर पाए, तो क्या होगा. तो इनको ये भी रिस्क होता है.